हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गाइडलाइन केमिस्ट्री क्लासेस छपरा। और आप लोगों के क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर में आप लोगों ने काफ़ी हद तक पढ़ लिया है, जिसमें आपने राउल्स लॉ एजिट्रॉप से रिलेटेड आइटम्स पढ़ लिए। आज हम लोग इस चैप्टर का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? ठीक है बाबू, तो देखो यहां जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप देख रहे हो, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का एक वैसा प्रॉपर्टीज है जो कि उसके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, ना कि उसके नेचर पे। यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स और उसके मोलर कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। उससे हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एंड देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट हम लोग को पढ़ना है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है। तो यहाँ पर जो है हम आपके लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। आप भी इसे नोट कर लो और आप अपने साथ कॉपी कलम लेकर बैठना, ताकि जो भी हम लिखवाएं उसको आप आसानी से लिख सको और आपका एक नोट भी अच्छा खासा बन जाए। ओके, तो यहां से आप लिख सकते हो द प्रॉपर्टी ऑफ ए solution that depends upon the number of solute particles or molar concentration of solute particle not on the nature of solute particles। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन का वैसा प्रॉपर्टी जो उसके नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड करता हो या फिर मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता हो, ना कि उसके नेचर पर डिपेंड करता है, उसे हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। यानी कि इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब जो है आपके पास ये कह सकते हो कि देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें फर्स्ट है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग RLVP से भी रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उसके बाद थर्ड डिप्रेशन of freezing
point. Okay, and fourth number, osmotic pressure. ओके, तो यहां से आपने देखा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के 4 टाइप्स है, आरएसबीपी, ईबीपी, डीएफपी एंड ओपी, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो यहाँ जो आपने जो डिफिनीशन लिखा, तो इस डिफिनीशन से आप यहाँ नोट में करके लिख सकते हो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज directly proportional to the number of solute particles, यानी कि जो है यहाँ तक आपको काफी सहूलियत मिलेगा और इसका यूज भी आगे काफी ज्यादा है। तो आप इन सारी बातों को नोट्स करते चलो ताकि हम इसके आगे हम जो एक्सप्लेन करें। तो इससे आप लोग पॉज करके यहाँ से नोट कर लो। अब हम इसको मिटा रहे हैं। ओके, अब जो है हमें पढ़ना है कि वेपर प्रेशर। देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में उन चारों टाइप्स को पढ़ने के लिए हम एक सबसे पहले एक पॉइंट्स को समझेंगे कि वो पॉइंट्स क्या है। तो पॉइंट्स है वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन containing non-volatile solute in it. Vapor pressure of a solution containing non-volatile solute in it. अभी आपने कुछ समय पहले पढ़ा कि हम लोग लिक्विड के सॉल्यूशन पढ़े थे हमने। तो दोनों लिक्विड्स क्या होते हैं, वोलेटाइल नेचर के होते हैं। तो वोलेटाइल नेचर के होने के कारण उनका जो सॉल्यूशन बना, ठीक है, तो उनके द्वारा वेपर प्रेशर क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ पर हम लोग सॉल्यूट क्या ले रहे हैं, तो सॉल्यूट ले रहे हैं नॉन वोलेटाइल। अब ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स क्या है, तो वोलेटाइल मींस होता है जो इजीली वेपराइज हो जाए एंड नॉन वोलेटाइल मींस होता है कि जो इजीली वेपराइज ना हो, यानी कि जिसका वेपर फॉर्म ना हो सके। तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने दो बीकर लिया, दो बीकर में हमने दो लिक्विड्स को भरा। तो एक लिक्विड में, एक बीकर में हमने क्या किया, प्योर सॉल्वेंट को ले लिया और दूसरे बीकर में ठीक है, तो दूसरे बीकर में हमने क्या किया, सॉल्यूट भी ऐड किया। तो जो सॉल्यूट ऐड किया तो ये हमारा बन गया सॉल्यूशन। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक लार्ज सर्किल है जो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है और एक डॉट है जो कि सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसा कि आप जानते हो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के ऐड होने से सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाता है। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ जो है हम लोग सॉल्यूट को सॉल्वेंट को ए एंड सॉल्यूट को बी मानकर चलते हैं। ओके, तो यहाँ जो है हमने इस कंटेनर को क्लोज कर लिया है और इस कंटेनर को क्लोज करके चूंकि हम जानते हैं कि लिक्विड्स है वोलेटाइल नेचर के होंगे, तो यहाँ से इन लिक्विड्स का वेपर फॉर्म होगा
और ये वेपर फॉर्म इस कंटेनर के वाल पर वेपर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। तो इनके द्वारा जो भी वेपर प्रेशर एग्जर्ट होगा, ठीक है, वो जो भी प्रेशर एग्जर्ट होगा वो वेपर प्रेशर कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर चूंकि हमारे पास क्या था, सॉल्वेंट था ही, तो सॉल्वेंट को हमने ए मान लिया, ए माना था, तो यहाँ से प्रेशर ऑफ ए, और चूंकि ये प्योर फॉर्म में तो यहाँ नॉट लगा देंगे, पी ए नॉट। अब यहाँ आप देख रहे हो कि जब हम इसमें किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स को ऐड किए, ये सॉल्यूट जो होंगे वो क्या होंगे आपके नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट जो होंगे वो वोलेटाइल नेचर के होंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब आपने देखा कि इस कंटेनर में हमने सॉल्यूट को ऐड किया है, तो यहाँ से सॉल्यूट जो है डिसॉल्व होकर के, अगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो डिसॉल्व होकर के उस पूरे सॉल्यूशन में, पूरे सॉल्वेंट में जाकर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूट होने से क्या होता है कि आप देखते हो कि उसके अपर का लेयर जो कि मीठा होता है, ठीक है। ऐसे सपोज हमने यहाँ पे इस सॉल्वेंट के प्लेस पे वाटर लिया और उसमें सॉल्यूट के प्लेस पे शुगर लिया, उन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो शुगर जो है उस वाटर में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएंगे, और डिजॉल्व होकर के ऊपर भी और नीचे दोनों जगह के वाटर को क्या करेंगे, स्वीटनेस बढ़ा देंगे, तो ऐसे मीठापन लगने लगेगा। तो अब ये बताओ कि अपर लेयर जो अगर स्वीटनेस रहा, स्वीट रहा, मीठा रहा, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ भी शुगर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है सरफेस पे भी, और इस तरीके से जो है सिर्फ सरफेस पर नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स को छोड़ करके जो भी वोलेटाइल सॉल्वेंट होंगे उन्हीं का क्या बनेगा, तो वेपर प्रेशर बनेगा। यानी कि यहाँ पे जो भी प्रेशर एग्जर्ट होगा वो इस सॉल्यूशन के सॉल्वेंट का जो वेपर फॉर्म हो रहा है उसी का जो है वेपर प्रेशर बनेगा, और इसको हम लोग पीए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो प्योर है नहीं, तो प्योर नहीं तो नॉट नहीं लगाएंगे, और चूंकि ए हमारा सॉल्वेंट था, तो ए अगर हमारा सॉल्वेंट था तो ए के ही वेपर मॉलिक्यूल्स जो है इस कंटेनर में चारों तरफ फैल रहे हैं, तो यहाँ जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है वो ए के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ तक में कोई डाउट? ठीक है, तो यहाँ से आप इसको नोट में करके लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो नोट में करके कि द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन becomes lower when non-volatile solutes are added to the pure solvent to make solution। यानी ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा कब, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स ऐड होंगे प्योर सॉल्वेंट्स में सॉल्यूशन बनाने के लिए। ओके, तो जान लीजिए किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो उसके प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से लो होगा, क्योंकि उसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स ऐड करते हैं, उसको सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ओके, अब जो है ये तो रहा कुछ बेसिक बातें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से पहले जो हमें पढ़नी थी। अब जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फर्स्ट टाइप को हम लोग पढ़ेंगे, जो है फर्स्ट टाइप है इसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखो इसको हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर के बारे में हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि द प्रेशर exerted by the vapors of a liquid on the walls of container in their equilibrium state
इज नोन एज वेपर प्रेशर। यानी कि किसी भी कंटेनर में जो भी लिक्विड्स हो उसके वोलेटाइल नेचर के कारण उसके जो वेपर फॉर्म होते हैं और वो वेपर कंटेनर के वास पर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो वो कहलाता है वेपर प्रेशर। एंड लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोडिंग मीन्स होता है डिक्रीज होना, कम होना। तो देख रहे हो आप यहाँ पे देख रहे हो कि प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन है आपके पास। तो प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में जो है सबसे पहले तो आपके पास अवेलेबल होंगे प्योर सॉल्वेंट, सॉल्यूशन तो अवेलेबल होंगे नहीं, और उस प्योर सॉल्वेंट में आप जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स ऐड कर रहे हो तो वो बन जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, तो लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर मींस क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूशन इज नोन एज लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हो कि वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का अधिक है, सॉल्यूशन का कम है, तो यहाँ से उसमें क्या हो रहा है, कमी आ रही है, डिक्रीज हो रहा है। सो आप कह सकते हो कि लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एंड रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर मींस क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके पास दो कंटेनर है, एक में प्योर सॉल्वेंट में एक में सॉल्यूशन, और यहाँ से जो है प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। तो जब प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो जो भी प्रेशर डिक्रीज किया, जैसे सपोज यहाँ पे अगर 10 बार है, यहाँ पे अगर सपोज करो 8 बार है, तो यहाँ से डिफरेंस कितने का आया, 2 बार का, जो कि 2 बार से वो डिक्रीज किया। तो वो 2 बार किसके रिस्पेक्ट में लेंगे हम लोग, इसके रिस्पेक्ट में या फिर इसके रिस्पेक्ट में। तो जब भी हम लोग लेते हैं तो कंपेरिजन करते हैं बड़े वाले से, तो यहाँ से हम लोग इसके रिस्पेक्ट में लेंगे। तो पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट, ये क्या आ जाएगा आपका, तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ से वेपर प्रेशर के बारे में हमने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया है, आप वहां से देख लोगे। एंड लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, ठीक है, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो आप कह सकते हो कि द डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट and solution is known as loading of vapor pressure. Okay, the difference between the vapor pressure of pure solvent and solution is known as loading of vapor pressure. Okay, तो यहाँ से अब चूंकि आप नोट में लिख सकते हो, since vapor pressure of pure solvent is greater than vapor pressure of solution, therefore, तो देखो therefore क्या आ जाएगा, therefore यहां से आप क्या लिख सकते हो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन the vapor pressure of solution, that is PA naught is greater than PA। ठीक है, तो therefore यहाँ से PA naught माइनस PA is equal to डेल्टा PA, और ये जो डेल्टा PA है वो रिप्रेजेंट करता है लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कितना से डिक्रीज किया, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, तो यहां से आपने समझा कि लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। अब जो है हम लोग ये समझेंगे कि
यहां से रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हो द रेशियो ऑफ लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द प्योर सॉल्वेंट is known as relative loading of वेपर प्रेशर, यानी कि लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबसे लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को आप डेल्टा पी एस लिखोगे, मैंने भी बताया, टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, इज नोन एज, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी ए नॉट, और ये कहलाता है आर एल वी पी। ठीक है, तो ये कहलाया आपका आर एल वी पी, यानी कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब जो है हम लोग ये समझेंगे कि यहां से नोट में करके एक बात लिख लेंगे कि आर एल वी पी इज डायरेक्टली proportional to the mole fraction of solute। तो यहाँ पे आप इस बात को याद रखोगे नोट में कि आर एल वी पी जो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा पी ए अपॉन पी ए नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काई बी, यानी कि यहाँ से डेल्टा पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू काई बी। यहाँ से जब आप प्रोपोर्शनल से हटाओगे तो के ले लेना, के का वैल्यू 1, तो 1 रखोगे तो ये हो जाएगा आपका काई बी। ओके, तो अब रही बात कि इस बात को हमें एक्सप्लेन करना है, डिराइव करना है कि कैसे आया। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया होगा, इसको मिटाते रहें। ठीक है, उसके बाद अब जो है आप देख रहे हो कि फ्रॉम लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, कैसे आएगा, तो फ्रॉम लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे कि क्या था कि पी ए नॉट का वैल्यू पी ए से क्या है, ग्रेटर है। यहाँ हमने फिगर भी बनाकर एक्सप्लेन किया था अभी आपको। ठीक है, अब यहाँ से पी ए नॉट माइनस पी ए का वैल्यू होता है पी ए नॉट काई ए, ये आ गया फ्रॉम राउट्स लॉ। ओके, तो राउट्स लॉ से ये है पी ए नॉट आप कॉमन ले सकते हो, 1 माइनस काई ए डेल्टा पी ए। ओके, अब जो है यहाँ से डेल्टा पी ए
इजकल टू पी ए नॉट 1 माइनस काई ए का मतलब काई बी। क्यों? क्योंकि काई ए प्लस काई बी इजकल टू 1 होता है। यहाँ से डेल्टा पी ए अपॉन पी ए नॉट इजकल टू काई बी, ये जो कि आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको मिटा रहे हैं, इसे आप नोट कर लोगे एक बार, यहाँ से पॉज कर लो, पॉज करके लिख लेना। तो देखो अभी जो आपने पढ़ा डेल्टा पी ए अपॉन पी ए नॉट इजकल टू काई बी, ये आपको कहाँ से मिला? तो ये आपको मिला RLBP से, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। अब इसी को हम थोड़ा सा आगे क्यों बढ़ाएं, तो आगे क्यों जब बढ़ाओगे तो डेल्टा पी ए अपॉन पी ए नॉट, काई बी क्या है? तो मोल फ्रैक्शन है, बी क्या था वहां पे? सॉल्यूट था। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे? तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बी के नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर अपॉन Na प्लस Nb, एक हमारा फॉर्मूला ये हो गया कि डेल्टा पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, तो यहां से डेल्टा पी ए अपॉन पी ए नॉट, अब जो है या फिर आप इसको ऐसे समझो फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। अब देखिए डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि उसमें जब हम वाटर ऐड करेंगे तो क्या कंसंट्रेशन उतना ही रहता है? तो जी नहीं, कंसंट्रेशन क्या होता है? धीरे धीरे डिक्रीज करने लगता है। तो डिक्रीज करेगा तो फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन Nb मच लेस देन Na। अब देखो यहाँ तो ये सोल्यूट थे, सोल्यूट के अमाउंट थे, यहाँ पर सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट दोनों के अमाउंट प्रेजेंट है, तो यानी कि ये मिलकर क्या बना रहे होंगे? सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन में चूंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है कि वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है या फिर सॉल्वेंट की क्वांटिटी अधिक होती है और सॉल्यूट की क्वांटिटी काफी कम। तो यहाँ से Nb जो कि सॉल्यूट थे वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे कि काफी लेस अमाउंट में हो जाएंगे, जिसके आंसर हम इसको लिख सकते हैं Nb इज मच लेस देन Na। तो सॉल्यूशन में से आप Nb को गायब कर दो, डेल्टा पी ए अपॉन पी ए नॉट Nb अपॉन Na। ठीक है, तो ये आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला बन गया। अब देखो इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ क्या हो जाएगा डेल्टा पी ए अपॉन पी ए नॉट इजकल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, और यहाँ से डेल्टा पी ए अपॉन पी ए नॉट इजकल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। ठीक है, तो ये रहा। अब यहां से अब जो है अगर आपको एम बी निकालना है तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना हो, आप इस एम बी को इधर ले आओ, डब्ल्यू बी इंटू एम ए इंटू पी ए नॉट अपॉन डेल्टा पी ए इंटू डब्ल्यू ए। ओके, तो यहां से ये आपने देखा कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो। अब जो है इसी से रिलेटेड कुछ बात है। ठीक है, जब यहाँ का आपने देखा कि एम बी क्या था, डब्ल्यू बी इंटू एम ए इंटू पी ए नॉट अपॉन डेल्टा पी ए इंटू डब्ल्यू ए, यहाँ से आप देख रहे हो कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास से क्या है? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से आप नोट में करके लिख सकते हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी is inversely
proportional to the molar mass of solute. ओके और एक बात और याद रखो कि अगर हमने, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि डेल्टा पी ए लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड डेल्टा पी ए अपॉन पी ए नॉट, ठीक है, तो ये क्या है आर एल बी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, ये होगा या फिर ये होगा, आपके पास ये दो चीज़ हैं, ठीक है, तो आप इसको जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं बोलोगे, हाँ इसको जो है आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हो। इसको इसलिए बोलोगे क्योंकि इसका जो रेशियो है वो कंसंट्रेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट इसके डिफरेंस में कोई कंसंट्रेशन हमें नहीं मिलता, सो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा और ये हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। ओके, तो इस बात को लिख लो और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आप देखोगे जो ये हमारा दो क्वेश्चन है और इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, तो वन बाय वन करके हम सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताते आया है कि जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले से डाटा को कलेक्ट करो कि क्या आपसे डिमांड कर रहा है और क्या क्या वो गिवन दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.5 mm ऑफ Hg। इसका मतलब ये हो गया कि 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ वेपर प्रेशर प्योर वाटर का, तो प्योर वाटर मतलब कि सॉल्वेंट के बारे में दिया गया है, तो हम P नॉट A लिख सकते हैं, बोलो 17.5 mm Hg लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि ए सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, एक सॉल्यूशन बनाया जा रहा है सुक्रोज का, इज प्रिपेयर्ड बाय 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि यहाँ पर PH2O है, आप देख रहे हो, कह रहा है कि 68.4 ग्राम सुक्रोज को ऐड किया जा रहा है। तो सुक्रोज का मास दिया गया है C12H22, O11 जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है 68.4 ग्राम, ठीक है। W ऑफ H2O ये भी दिया गया है 1000 ग्राम। अब आप ये जानते हो C12H22 O11, ठीक है। तो ये इसका मास कितना होता है, इसका मास होता है 342 ग्राम पर मोल, और मोलर मास ऑफ, सॉरी ये मोलर मास हो गया, और मोलर मास ऑफ H2O ये हो जाता है 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो अब देखो आपको कैलकुलेट क्या करना है इसमें, तो कैलकुलेट करना है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, जैसा कि मैंने भी आपको एक फॉर्मूला बताया P नॉट A माइनस PA अपॉन PA नॉट, तो यहाँ पे PA नॉट माइनस PA जो कि डेल्टा PA था, और ये इक्वल था WB अपॉन MB इंटू MB अपॉन सॉरी इंटू MA अपॉन W अपॉन A, MA अपॉन W अपॉन WA। तो यहाँ से आप देखो ये प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ से PS, यहाँ पर H2O, यहाँ पर H2O, सुक्रोज C12H22O11, सिमिलरली तो यहाँ पर आप सुक्रोज को P मान लो, चलो, और ये जो आप वाटर का है, तो आप देखो यहाँ पे क्या करोगे, इसका वैल्यू रखोगे
17.5 माइनस पी एस 17.5 डब्ल्यू बी यानी डब्ल्यू सॉल्यूट आपके पास गिवन है। एम ए था आपका सॉल्वेंट, MB सॉल्यूट और WA 1000। तो यहाँ से आप जो है PS आसानी से निकाल सकते हो कैलकुलेट करके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन यानी कि P0 C6H6 बेंजीन का दिया गया है एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। A non-volatile solids and non-volatile solid weighing 0.5 ग्राम, यानी कि यहाँ पर सॉल्यूट का जो मास है वो 0.5 ग्राम ऐड किया गया। When added to 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि यहाँ पे बेंजीन का भी मास दिया गया है। बेंजीन का मास दिया गया, बेंजीन का मास कितना है 39 ग्राम ऑफ बेंजीन लोअर्स। अब देखिए यहाँ पे समझो पूरे क्वेश्चन पढ़ो। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज इतना बार वेपर प्रेशर दिया गया। एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स को हम ऐड करें जिसका मास है 0.5 ग्राम 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में, जो कि अब सॉल्यूट ऐड करने पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स ऐड करने पर उसकी वेपर प्रेशर क्या होता है डिक्रीज करने लगते हैं। तो डिक्रीज करके हो गया इसके सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो आपका हो गया 0.845 बार। ओके, अब जो है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट्स कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो यहां से देखो MB यानी M सॉल्यूट कैसे निकालते थे, MB को इधर भेज दो, यहां से WB यानी कि W सॉल्यूट इंटू M बेंजीन, और इधर से ये चला जाएगा P0 सॉल्वेंट यानी कि बेंजीन, और उसके बाद ये इसमें चले गए, ये नीचे आ जाएंगे। WAA आपके क्या था ओके। तो यहां से M सॉल्यूट आप निकाल सकते हो, W सॉल्यूट कितना है 0.5 ग्राम, M C6H6 यानी कि M किसका चाहिए, तो सॉल्वेंट का मोलर मास कितना होगा 8272 P0 C6H6 0.850 WC6H6 वो दिया आपका 39, और यहाँ से हो जाएगा 0.850 माइनस 0.845। ओके, यहाँ से अब 0.005 होगा, इसको आप सॉल्व कर लोगे, यहाँ से M सॉल्यूट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका 2 क्वेश्चंस, और हम कुछ क्वेश्चंस दे दे रहे हैं जिसको आप अभी सॉल्व करो, नोट कर लो इसको। हाँ तो बच्चों अब जो है 2 क्वेश्चन अभी आप और देखोगे, जो है यहाँ पे आप देखो क्या कह रहा है क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट वेट ऑफ सॉल्यूट, ब्रैकेट में उसका मॉलिक्यूलर मास दिया गया। तो अभी मैंने आपको बताया कि सॉल्यूट किससे रिप्रेजेंट करेंगे B से,
तो डब्ल्यू बी हमें कैलकुलेट करना है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है वो भी से, तो 16 ग्राम पर मोल दिया गया। तो व्हाट वेट ऑफ सॉल्यूट इज रिक्वायर्ड, कितना सॉल्यूट का अमाउंट चाहिए जो कि डिजॉल्व हो 180 ग्राम ऑफ वाटर में, यानी कि सॉल्वेंट को वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट हो जाएगा तो मास ऑफ सॉल्वेंट है 180 ग्राम। टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर टू 4/5 ऑफ प्योर वाटर, यानी कि अब देखिए प्योर वाटर का तो आपको वेपर प्रेशर मालूम है नहीं, तो आप क्या करोगे, पी नॉट ए सॉल्वेंट को x मान लो, तो यहाँ से पी ए हो जाएगा 4/5 प्योर वाटर का, यानी कि 4/5 इंटू एक्स। ओके, तो यहाँ से आपको दो डाटा मिला। अब इस दोनों डाटा का यूज करके आप दो डाटा ने 2 2 4 1 5 6, इसमें से यूज करके आपको ये निकाल लेना है। ठीक है, फॉर्मूला आप जानते ही हो, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट डब्ल्यू बी बाई एम बी एम ए अपॉन डब्ल्यू बी, सॉरी डब्ल्यू ए। ठीक है, यहाँ से देखो क्या क्या दिया गया, पी ए नॉट का वैल्यू मालूम नहीं है एक्स, पी ए का वैल्यू मालूम है 4/5 इंटू एक्स। ठीक है, और यहाँ से पी ए नॉट क्या हो जाएगा, तो ये भी हो गया एक्स, और डब्ल्यू भी कितना है तो हमको वही निकालना ही है, एम ए कितना है, एम क्या है, तो मोलर मास एक है सोल्यूट, सॉरी एक है सॉल्वेंट, तो वाटर है तो वाटर का 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका 18 ग्राम ले लोगे, एम बी कितना है, एम बी है 60, और डब्ल्यू कितना है तो 180। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू बी। ओके, तो ये बन जाएगा क्वेश्चन। अब जो है इस क्वेश्चन को देखिए जरा, कह रहा है हाउ मच यूरिया, इसमें भी सेम क्वेश्चन है कि यूरिया, यानी कि यूरिया का क्या होगा सोल्यूट, मोलर मास यूरिया का दिया गया एम बी, must be dissolved in 50 ग्राम of water, हो गया, so that the vapor pressure of at room temperature is reduced 25%, तो पहले कितना होगा, P नॉट ए कितना सपोज कर लो 1, तो 1 का 25% कितना होगा, मान लो कि 100% होता, तो 100/100 इज इक्वल टू 1, और पी एस पी ए रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा 25%, तो ये हो जाएगा 0.25। ओके, तो यहाँ से अब आपको क्या निकालना है, यहाँ से एम ए नहीं मालूम है, ए क्या था सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन सा था उसमें, वाटर, तो वाटर का 18 ग्राम पर मोल, और यहाँ से आप फॉर्मूला जानते ही हो, तो डब्ल्यू बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी ए इंटू एम बी डब्ल्यू ए
अपॉन PA नॉट PA नॉट इंटू MA हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप निकालोगे PA नॉट कितना है 1 माइनस 0.25, MB कितना है 60, WA कितना है 50 और उसके बाद क्या दिया है PA नॉट 1 और MA 180 और इस प्रकार से करके आप WB निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन, मोलैरिटी भी निकालनी है। तो मोलैरिटी के लिए क्या होता है फॉर्मूला बताओ, WB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स बाय 1000 बाय WA अपन MB, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू, अभी आपने WB निकाला, MB आप जानते हो 1000, WA जानते ही हो, और यहाँ से MB का वैल्यू पुट करके और यहाँ से आप क्या करोगे तो मोलैरिटी निकालोगे। ठीक है, इस प्रकार से जो है दोनों क्वेश्चंस बन जाएंगे। और इसी के साथ यह आपका जो है रिलेटिव लोडिंग ऑफ प्रेशर खत्म हुआ। अब हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे।